नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम आपसे बातचीत करने वाले हैं एक नए विषय पर। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ग्रेजुविटी, यानी ग्रेजुविटी क्या है और इसके संबंध में क्या प्रावधान है, इस विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। तो सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुनेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप घर पर होंगे और सेफ और सुरक्षित होंगे। सभी विद्यार्थी घर पर रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे। तो शुरू करते हैं। ग्रेजुविटी कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को अपने सेवा काल में दी गई सेवा के पारितोषिक के रूप में सेवानिवृत्ति पर यह राशि नियोक्ता से प्राप्त होती है और इसे हम ग्रेजुविटी कहते हैं। कर्मचारी है वो नियोक्ता के द्वारा दी गई सेवा पर सेवा करता है और सेवा काल के दौरान की गई सेवा के बदले जब वो सेवानिवृत्त होता है उसमें उसे नियोक्ता से एक राशि प्राप्त होती है जिसे हम ग्रेजुविटी कहते हैं। अब महत्वपूर्ण बात ये है कि ग्रेजुविटी की जो राशि है उस पर कर की गणना से संबंधित जो प्रावधान है वो किस प्रकार के प्रावधान है कि कितनी राशि है ग्रेजुविटी की वो कर योग्य होगी, कौन सी राशि है वो कर योग्य नहीं होगी और इसके संबंध में विस्तृत नियम क्या है। तो देखिए, केंद्रीय, राज्य व स्थानीय सत्ता तथा शुल्क से सेवा में लगे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर ग्रेजुविटी की राशि पूर्णतः कर मुक्त होती है। यह आपको ध्यान में रखना है कि इसके संबंध में प्रावधान क्या है कि केंद्रीय कर्मचारी है, राज्य के कर्मचारी हैं या स्थानीय सत्ता के हैं या सुरक्षा सेवा से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, तो उनको जब सेवानिवृत्ति होती है तब जो राशि प्राप्त होती है या कोई मृत्यु हो जाती है आकस्मिक कारण से, तो जो राशि प्राप्त होती है वह पूर्णतः कर मुक्त होती है। अन्य कर्मचारियों के लिए ग्रेजुविटी की राशि एक सीमा तक कर मुक्त होती है। इन कर्मचारियों के अतिरिक्त जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए ग्रेजुविटी की राशि एक सीमा तक कर मुक्त होती है। कर मुक्ति की राशि की गणना करने के उद्देश्य से कर्मचारियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, ऐसे कर्मचारी जिन पर ग्रेजुविटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है और दूसरे ऐसे कर्मचारी जिन पर ग्रेजुविटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता है। अब एक नया प्रश्न आ गया है कि ग्रेजुविटी भुगतान अधिनियम 1972 क्या है। ग्रेजुविटी भुगतान अधिनियम 1972 वैधानिक निगमों, कारखानों, खानों, बागानों, तेल क्षेत्रों, बंदरगाहों तथा रेल कंपनियों पर लागू होता है। ये अधिनियम ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भी लागू होता है जहां 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हो। यानी ये ऐसे प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहां पर 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हो। परंतु ध्यान में रखना ये है कि ये अधिनियम तब लागू नहीं होगा जब कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति तक या सेवा छोड़ने तक लगातार 5 वर्ष तक कार्य किया हो। यानी ये तभी लागू होगा जब कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति तक सेवा की है या सेवा छोड़ने तक लगातार 5 वर्ष कार्य किया है, तब लागू होगा। नोट: परंतु यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है अथवा कार्य करने के अयोग्य हो जाता है तब 5 वर्ष का नियम लागू नहीं होता है। ग्रेजुविटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत कर मुक्ति की राशि, यानी 1972 जो अधिनियम है उसके अंतर्गत कर मुक्ति की राशि गणना किस प्रकार से करते हैं कि जिन कर्मचारियों ने ग्रेजुविटी भुगतान अधिनियम जिन पर लागू होता है उससे प्राप्त राशि की निम्न में से जो राशि सबसे कम होगी वो राशि कर मुक्त होगी। जैसे सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन और मौसमी कार्य करने की दशा में 7 दिन का वेतन। अधिकतम कर मुक्ति की राशि है 20 लाख रुपए और वास्तविक प्राप्त राशि, यानी तीनों जो है उसमें से सबसे कम जो राशि होगी वो राशि कर मुक्त होगी। अब ये प्रश्न ये आ गया
कि सेवा के प्रत्येक 1 वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन। अब 15 दिन के वेतन की गणना कैसे करेंगे, इसके संबंध में कुछ स्पष्टीकरण है। जैसे देखिए, यदि सेवा अवधि में मास भी सम्मिलित है, यानी माह सम्मिलित है, तो 6 माह से अधिक की अवधि को 1 वर्ष मान लिया जाएगा। यानी उन्होंने 20 वर्ष 5 महीने काम किया तो 20 वर्ष माना जाएगा, और 20 वर्ष 7 महीने काम किया तो 21 वर्ष माना जाएगा। 6 माह से कम की अवधि को छोड़ दिया जाएगा। पहली बात, वेतन की गणना करने में मूल वेतन और महंगाई भत्ता सदैव को सम्मिलित किया जाता है। मूल वेतन, बेसिक पे और डीए को शामिल करते हैं। ये राशियां कर्मचारी द्वारा प्राप्त अंतिम माह के वेतन के आधार पर होगी। यदि कर्मचारी रिटायरमेंट हो रहा है, उससे जस्ट पहले वाला जो मंथ है, यानी लास्ट मंथ उसने कितना भुगतान प्राप्त किया, इसके आधार पर होगा। परंतु जहां दैनिक वेतन प्रदान किया जाता है, वहां अंतिम माह के स्थान पर गत 3 माह के औसत वेतन को लिया जाता है। अधिक समय के वेतन को ध्यान में नहीं रखा जाता है, जिसमें कहते हैं ओवर टाइम। ओवर टाइम वेतन को इसमें ध्यान में नहीं रखा जाता है। जहाँ दैनिक आधार पर भुगतान किया जाता है, वहाँ पर 3 माह के औसत वेतन को यहाँ पर लिया जाता है। यह है स्पष्टीकरण। एक बात और, माह के 26 दिन मानते हुए वेतन में 26 का भाग देकर 1 दिन का वेतन ज्ञात किया जाता है। 1 मंथ का वेतन ज्ञात करने के लिए 26 दिन का उसमें भाग दे देते हैं तो 1 दिन का वेतन याद हो जाएगा। मौसमी कारखाने की दशा में सेवा के प्रत्येक वर्ष के स्थान पर सेवा के प्रत्येक मौसम के आधार पर 7 दिन की गणना की जाएगी। तो हमारा फार्मूला क्या होगा, जैसे सैलरी ऑफ द लास्ट मंथ, जिसमें बेसिक पे और डीए को शामिल करेंगे, इनटू 15 डिवाइड 26 इनटू सर्विस पीरियड इन द ईयर। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। इनमें से जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था 15 दिन का वेतन, यहाँ पर ये फॉर्मूला ऐड किया दिया जाएगा। अन्य कर्मचारी, यानी जिन कर्मचारियों पर ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता है, उनके लिए निम्न में से जो राशि कम होगी वह करमुक्त होगी। प्रत्येक सेवा के लिए 1 वर्ष के लिए आधे माह का वेतन, वहाँ पर 15 दिन का था, यहाँ पर आधे माह का वेतन होगा। जैसे एवरेज सैलरी इंटू 1/2 इंटू पीरियड ऑफ द सर्विस इन द ईयर। अधिकतम 20 लाख है और वास्तविक प्राप्त राशि। अब आधे दिन का वेतन, आधे माह का औसत वेतन कैसे गणना करते हैं, ये स्पष्टीकरण देखिए कि सेवा अवधि में माह भी है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। जैसे 18 वर्ष 10 माह है तो 18 वर्ष लेंगे, वहाँ पर माह की गणना ईयर में चेंज कर देते हैं। वेतन की गणना सेवानिवृत्ति या मृत्यु, नौकरी के त्यागने के 10 पूर्व कैलेंडर माह के प्राप्त मूल वेतन और महंगाई भत्ता, 10 माह का जो वेतन है उसको ऐड करेंगे और 10 का भाग देके औसत निकाल लेंगे, जिसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता सेवानिवृत्ति के लाभों की गणना करने हेतु वेतन माना जाता है तथा बिक्री पर निश्चित प्रतिशत के आधार पर प्राप्त कमीशन को औसत आधार पर लिया जाएगा। यदि बिक्री पर एक निश्चित कमीशन प्राप्त होता है तो उसे भी इस आधार पर इसमें शामिल कर लिया जाएगा। ध्यान में क्या रखना है, यदि कर्मचारी माह की अंतिम तिथि को सेवानिवृत्त होता है तो ऐसा माना जाता है कि अंतिम दिन कार्य करके सेवानिवृत्त हुआ है, अतः 10 माह में अंतिम वर्ष को भी शामिल किया जाएगा। यानी माह की अंतिम तिथि को सेवानिवृत्त होता है तो उस वर्ष को भी शामिल कर लिया जाता है और इसमें ये माना जाता है कि उसने पूरा वर्ष, पूरा महीना है वो कार्य करके सेवानिवृत्त हुआ है। यदि कर्मचारियों को 2 या 2 से अधिक नियोक्ता से ग्रेजुटी प्राप्त होती है तो कर मुक्ति की गणना सभी नियोक्ताओं से प्राप्त ग्रेजुटी के अलग अलग की जाएगी, किंतु अधिकतम सीमा कितनी होगी, 20 लाख से अधिक नहीं होगी। जैसे 2 कर्मचारियों, 2 नियोक्ताओं के काम किया है तो दोनों की अलग अलग गणना की जाएगी, लेकिन अधिकतम छूट जो सीमा होगी वो 20 लाख होगी। यदि कर्मचारी पूर्व में प्राप्त ग्रेजुटी की राशि करमुक्त प्राप्ति कर चुका है और अभी पुनः प्राप्त करता है तो अधिकतम सीमा 20 लाख को पूर्व में प्राप्त राशि की में से उसको कम कर दिया जाए। जैसे पहले उसने 5 लाख ग्रेजुटी प्राप्त कर ली तो अब अधिकतम सीमा कितनी होगी, 15 लाख।
यदि कर्मचारी को सेवा में रहते हुए ग्रेजुटी प्रदान की जाती है तो वह पूर्णतः कर योग्य होगी, किंतु सेवानिवृत्ति के पश्चात यदि नियोक्ता कर्मचारी को नए अनुबंध के आधार पर पुनः सेवा में रख लेता है तो नियमानुसार उसे कर मुक्ति प्रदान की जाएगी। यदि कोई नियोक्ता है उसे वापस अपने काम पर रख लेता है तो उसे नियमानुसार कर मुक्ति प्रदान की जाएगी। ग्रेजुटी की कर मुक्ति नियोक्ता कर्मचारी का संबंध होने पर प्रदान की जाएगी। ये बात महत्वपूर्ण है कि कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध होना चाहिए। एक बीमा कंपनी द्वारा अपने एजेंट को प्रदान की गई ग्रेजुटी कर मुक्त नहीं होगी। एक बीमा कंपनी है, वो एजेंट को ग्रेजुटी भुगतान करता है तो वो कर मुक्त नहीं होगी। यदि ग्रेजुटी कर्मचारी की मृत्यु अथवा उसके परिवार के सदस्य को मिलती है तो यदि देय पहले हुई वह मृत्यु बाद में हुई तो ऐसी ग्रेजुटी कर्मचारी की आय मानी जाएगी और नियमानुसार कर्मचारी की आय में शामिल की जाएगी। यदि देय पहले हुई और मृत्यु बाद में हुई, पहले देय हो गई और मृत्यु बाद में हुई तो ऐसे कर्मचारी की आय मानी जाएगी और उस पर नियमानुसार आय में उसको शामिल किया जाएगा। यदि मृत्यु पहले हुई देय बाद में हुई तो संपूर्ण राशि कर मुक्त होगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जो स्पष्टीकरण मैंने आपको बताए हैं उनको भी ध्यान में आपको रखना है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा ध्यान से सुना समझा। थैंक यू।